yesterday we have discussed that अल्टीमेटली क्या हुआ, बोहर और सोमरफील्ड नाम के दो बंदे, मतलब बोहर को तो जानती है, सोमरफील्ड जो हैं, ये दोनों लोग ने मिलके बताया कि एक्चुअली द पाथ एट विच on which the electrons travels or revolves around the nucleus is not the circular, it is actually elliptical. Ellipse क्या है, एक सर्कल क्या है, एक स्पेशल केस है इलिप्स का, इलिप्स इज अ ब्रॉडर कैटेगरी देन सर्कल। सर्कल क्या है, एक स्पेशल केस है इलिप्स का, जब हमारा मेजर और माइनर एक्सिस इक्वल हो जाते हैं तब हम उसको कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो अच्छी बात है। अब हमको क्या समझना है, अब हमको समझना है ड्यूअल नेचर। क्या समझता है, समझना है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी हैव टू स्टडी द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट अस गिव द टॉपिक नेम, व्हाट इज नेक्स्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर की बात कौन करता है, डी ब्रॉगली नाम का एक बंदा है। वो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर ड्यूअल नेचर है, जैसा कि वेव मैटर के मतलब लाइट के अंदर होता है, वैसे मैटर के अंदर भी ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, तो इनने ड्यूअल नेचर की बात की, क्या क्या बोला इनने उसके बारे में। इनने बोला पहली बात, 1924 में ये बात आती है। 1924 में ये बात करते हैं इसकी, 1924 में इसकी बात की जाती है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये बताते हैं डी ब्रोगली, फ्रेंच एक ये साइंटिस्ट थे, फ्रांस के फिजिक्सिस्ट थे, और इनने ये बात बताई। ठीक है, इनने ये बात बताई 1924 में। फ्रेंच फिजिसिस्ट लुइस डी ब्रोगली suggested that if light have both the particle and the wave like nature, if light, अगर लाइट के पास ऐसा है कि बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर है, सिमिलर ड्युअलिटी मस्ट बी ट्रू फॉर द मैटर। सिमिलर ड्युअलिटी ट्रू के लिए सही होना चाहिए मैटर के लिए भी। दस इलेक्ट्रॉन बिहेव्स बोथ एज ए मटेरियल पार्टिकल एज एंड एज अ वेव, मतलब कि इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल और वेव जैसा, दोनों जैसा काम कर सकता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। आगे क्या बोला इनने, दूसरा पॉइंट आता है इनका, जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बोलता है, ये कहता है कि दिस प्रेजेंटेड अ न्यू वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ द मैटर। ये इसकी वजह से क्या होता है, नया वेव मैकेनिकल थ्योरी मैटर के लिए आती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक, अच्छा ये बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने पढ़ा वो कौन सा नेचर बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट पढ़ा वो कौन सा नेचर बताता है मैटर का, बताइए। पार्टिकल नेचर बताता है, वो कौन सा, पार्टिकल नेचर बताता है वो। बात समझ में आ रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने देखा वो पार्टिकल नेचर को बताता है। ओके, तो दिस प्रेजेंटेड अ न्यू वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ द मैटर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन when in motion possess what wave properties। ये कहते हैं जब मैटर मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके अंदर वेलोसिटी है और वो भी किसने है, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की वेलोसिटी है अगर, तो वो क्या करेगा, वो वेव की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो एक्चुअली क्या मान, अब ये समझा जाने लगा कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑर्बिट की तरफ, ऑर्बिट के मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पार्टिकल नहीं फ्लो, एक्चुअली एक वेव का मोशन होता है, वेव फ्लो करता है, वेव का मोशन होता है। ये चीज बताई गई इस थ्योरी के अनुसार, वेव का मोशन होता है, वेव है। बात समझ में आ रही है, जस्ट अ मिनट। वेव का नेचर है, क्या का है, वेव का नेचर है। उस अभी तक जो हम लोग समझ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन घूमता है पार्टिकल के जैसा, वो एक्चुअली ये ना समझ के अब बताया गया कि वो क्या है, वेव जैसा घूमता है, एक्चुअली वो वेव है। ठीक है, वेव है। चलिए आगे की बात। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द वेवलेंथ एसोसिएटेड, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ही गेव अ रिलेशन, ही गेव अ रिलेशन। क्या रिलेशन देते हैं ये भाई साहब, जरा देखते हैं हम लोग।
According to de Broglie, the wavelength associated with a particle, the wavelength associated with a particle of mass m moving in the velocity v is given by, उन्होंने बोला अगर कोई भी पार्टिकल है मास m का और वेलोसिटी v से घूमता है तो इन्होंने एक रिलेशन दिया जिसको डी ब्रॉगली रिलेशन बोला जाता है। और क्या बोला इनने इनने बोला भाई कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय m इंटू v, m इंटू v, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू v। दिस इज द रिलेशन गिवन बाय डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने ये रिलेशन दिया। h सब कोई जानते हैं, h क्या है यहाँ पे, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। h is Planck's constant and this relation is very important. This relation is very important given by de Broglie. Lambda is equals to h upon m into v. m into v क्या होता है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, यस और नो। h m into v क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, हम लोग सब जानते हैं, यस और नो। यस सर। तो अब ये कैसे डिराइव किया गया, ये डिराइव किया गया प्लैंक के इक्वेशन से। प्लैंक की इक्वेशन क्या थी, याद है आपको, प्लैंक्स की इक्वेशन क्या थी, आपको याद है, डू यू रिमेंबर प्लैंक्स इक्वेशन। प्लैंक्स का इक्वेशन क्या था भाई, सर E इक्वल्स टू एच वी वाला। हाँ वही तो है प्लैंक्स का इक्वेशन, वेरी गुड। क्या है, प्लैंक्स का इक्वेशन है, आप लोगों को पता है। ये डिराइव किया जाता है कहाँ से, अब एक्चुअली बताया जा रहा है कि ये जो डी ब्रॉगली ने डिराइव किया, दो इक्वेशन की हेल्प से किया, दो इक्वेशन की हेल्प से इनने डिराइव किया ये अपनी इक्वेशन को। कौन कौन सी इक्वेशन की हेल्प से, पहली है प्लैंक्स इक्वेशन। प्लैंक्स की इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, E इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है, एच इंटू न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आइंस्टीन की, एनर्जी और मास का इक्विवेलेंस। तो एनर्जी आइंस्टीन इक्वेशन दूसरी यूज की गई, आइंस्टीन। आइंस्टीन की इक्वेशन क्या है, एनर्जी मास इक्विवेलेंस वाला, याद है आपको, पता है, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, यस और MC नो, स्क्वायर। E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों का एनर्जी, yes or no, left hand side is same, so what will be, what we can say, the right hand side will be same, LHS R, ये मान लो इक्वेशन 1, ये मान लो इक्वेशन 2, सेम इन इक्वेशन 1 and 2, so RHS will also be same, will be also same। तो RHS भी सेम हो जाएगा। तो RHS क्या है, पहले का H इंटू सी बाई लेमडा, पहले का RHS क्या है, H इंटू सी अपॉन लेमडा, ये बराबर हो जाएगा दूसरे का RHS क्या है, M इंटू सी स्क्वायर। ओके, यस सर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से C और ये सी स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन MC, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर। और ये C एक्चुअली क्या है, C की जगह पे हम लोग वेलोसिटी लिखते हैं, यहाँ C क्या है, लाइट के लिए, V वेलोसिटी के लिए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की। C कैन बी रिप्लेस्ड बाई V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उसको हम वेव मानते हैं तो उसको हम V से रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस्ड बाई V ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वेशन आपकी निकल के डिराइव हो गई, यस और नो। H लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन एम भी, देखो यही बोला इनने, बताओ भाई, समझ में आया सबको। यस सर। यस। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन P,
h upon p, where p is linear momentum, linear momentum। तो ये रिलेशन आप लोग डिराइव कर सकते हैं, बहुत इजी रिलेशन है। बस यही है कि आपको प्लैंक की इक्वेशन पता हो और आपको आइंस्टीन की इक्वेशन पता हो, बस दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे, बराबर करके ये रिलेशन आपकी आ जाएगी। c क्या है? c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसकी जगह पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देना है हमको, बस बात खत्म, mv हो जाएगा। ओके, इज इट ओके टू एवरीवन? प्रदीप, संस्कार, ठीक है? यस सर। ठीक है, मान लेते हैं हम कि जो इलेक्ट्रॉन है इट इज एक्सेलरेटेड विद द पोटेंशियल v। लेट, हम लोग कुछ और भी डिराइव करना चाहते हैं, लेट द इलेक्ट्रॉन let the electron is accelerated, let the electron is accelerated let the electron is accelerated let the electron is accelerated it is accelerated with a potential of v, with a potential of v, potential of v, potential of v, then the kinetic energy क्या होगा? Then kinetic energy, kinetic energy will be what? Kinetic energy will be what? कौन नहीं आया है आज क्लास में? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी होगी आपको पता है, एनर्जी जो होगी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। जो भी पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर आता है, मूवमेंट आता है, जो एक्सेलरेशन आता है इलेक्ट्रॉन का, वो किसकी वजह से है? पोटेंशियल की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी मान लो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर है, तो उसका जो वैल्यू होगा ई इंटू वी के बराबर होगा। वो जो होगा वो किसके बराबर होगा? ई इंटू वी के बराबर होगा। ई इज अ चार्ज एंड वी इज व्हाट? पोटेंशियल। तो चार्ज, चार्ज इनटू क्या होता है? वोल्टेज इज इक्वल्स टू एनर्जी होता है, पढ़ा है ना आपने? बताओ भाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा ये 10th में। यस सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा, डेफिनेटली ये पढ़ा होगा। एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज को क्यू से लिखते थे आप वहां पे, कि ई को यहाँ पे जो ई है वो क्यू है एक्चुअली। यस सर। याद आया आप लोग को? 10th में पढ़ा था। तो यस सर। जो भी एनर्जी ये आती है काइनेटिक एनर्जी, वो इसकी वजह से आती है। तो इसलिए जो आपको पता है कि एनर्जी कंजर्व रहना है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये एनर्जी पूरी काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई इंटू वी। यस और नो? लिख सकते हैं। यस सर। अब एक काम करें, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ मास से अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों तरफ हम मास से मल्टीप्लाई कर दें, एम और इधर भी एम। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 2 MEV। ओके ओके, तो हम लोग एम यस सर। एम बी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, एम बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2M इंटू ई इंटू वी लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। और 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 क्या होता है आपको पता है, mv की वैल्यू क्या है, हमको पता है बाई डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, what we know that lambda is equals to h divided by m into v. ओके, तो इस m into v की वैल्यू रख सकते हैं हम इसमें, we can put mv is equals to square root of 2m e into v in above equation, रखेंगे तो क्या आएगा, lambda is equals to h divided by अंडर रूट ऑफ 2m e into v, yes or no, बताओ भाई। Yes, sir. तो ये रिलेशन आपको यूज आ सकता है, ये रिलेशन भी आप यूज करेंगे, फॉर्मूला आपको आएगा, फॉर्मूला आपको, ये आपका फॉर्मूला यूज करने के लिए एक रिलेशन बन गया, कई बार यूज होता है जब ई की वैल्यू दिया हो, चार्ज और पोटेंशियल दिया हो, वेयर ई इज व्हाट, वेयर ई इज चार्ज, सबको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, वी इज पोटेंशियल, एम इज मास, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट तो पता ही है। तो केवल ये भी पता हो तो आप निकाल सकते हो लेमडा, ये बात ध्यान रखो, केवल आपको अगर ये भी पता है तो भी आप लेमडा निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको क्या पता होना, आपको जरूरी नहीं है कि जो ऊपर की एच और पी एम इंटू सी वेलोसिटी पता हो तभी, वेलोसिटी ना पता हो, आपको पोटेंशियल पता हो और चार्ज पता हो तभी भी निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। और एक और रिलेशन आप लोग खुद से बना सकते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ आप लोगों को कि काइनेटिक एनर्जी दिया हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या है, ई इंटू वी, ई इंटू वी इज वॉट काइनेटिक एनर्जी, यस और नो, बताइए। यस सर। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ ई वी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यस सर। तो लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी में लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत, बताइए, किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्यों भाई प्रदीप, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताइए। अभिनव, यस सर। Yes. ये लिखा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार पूछा है इसके ऊपर न्यूमेरिकल, काइनेटिक एनर्जी दे के, आपको कुछ नहीं जानना है, बताओ आप मास तो जानते ही हो, काइनेटिक एनर्जी दे के वेवलेंथ पूछ लिया आपसे, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी पता है हमको, दे दिया, और कह रहा है कि वेवलेंथ निकालो आप, तो आपको मास तो पता ही है, काइनेटिक एनर्जी दे दी, एच तो पता ही है, कांस्टेंट है एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, आप निकाल सकते हो लेमडा, लेमडा पता चल गया तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हो और फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, बात समझ में आ रही है? ये सारे रिलेशन आपको काम आएंगे, ये रिलेशन आपके बहुत मतलब के हैं, बहुत ज्यादा यूज होंगे, इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं, डी ब्रोगली से ये सारी चीजें निकल के आती हैं, ठीक, अलग अलग इंफॉर्मेशन की बेसिस पे अलग अलग चीजें आप निकाल के दे सकते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि टू पाई आर, आपको ये तो पता ही है, वी नो दैट, ये सब रिलेशन डिराइव करने वाले हैं, हमको पता क्या है, अरे हट जा भाई या तो, वी नो दैट
वी नो दैट व्हाट 2 पाई r, मतलब जो सरकमफरेंस है वो बराबर है n इंटू लेमडा के। जो सरकमफरेंस होगा वो n इंटू लेमडा के बराबर होगा, n इंटू लेमडा के बराबर होगा। लेमडा इज द वेवलेंथ, n इज द कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है वो, कौन से ऑर्बिट में वो घूम रहा है, वो n की वैल्यू है। तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल्स टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई n। 2 पाई r, ये जो 2 पाई r इज इक्वल्स टू n n लेमडा लिखा हमने, मैथमेटिकली है, आप समझ सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाई n, डिवाइडेड बाई n। और हमने ये आपको बताया था, बोहर्स की थ्योरी हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पे हम लोग ने बताया था। अच्छा ये बताओ, ये हमको यहाँ पे हमको ये भी पता है कि लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम भी, ठीक है। लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम भी, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, h अपॉन एम वी इज इक्वल्स टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई n। यस और नो? Yes, sir. अब ये बताओ, अब ये बताओ, जो बोहर ने बोला था यहाँ से निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, n इंटू एच, देखो जरा, एम वी आर, Yes, sir. एम वी आर इज इक्वल टू एन इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये यही रिलेशन तो बोला था बोहर ने, एम वी आर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बराबर होगा एन इंटू एच अपॉन 2 पाई के। यही तो बोला था आप लोग ने, बात जो की थी हमने कि हम लोग बाद में डिराइव करेंगे इसको, तो यहीं से डिराइव होता है एक्चुअली, डी ब्रोगली की हेल्प से। बात समझ में आ रहा है? ओके। Yes, sir. किसको नहीं आया समझ में? lambda is equals to h upon 2 pi, h upon mb, this is equation 1, this is equation 2, 1 is equals to 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होंगे, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 जब रखेंगे तो हमको रिलेशन बन के आएगा एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। याद है आपको, ये एंगुलर मोमेंटम है एल, एम वी आर, m इंटू वी इंटू आर इज द एंगुलर मोमेंटम विच इज l। तो ये l की वैल्यू क्या है, एन एच बाई 2 पाई थी, हमने पहले भी डिराइव किया, हमने पहले भी बताया था आप लोगों को, याद है कि भूल गए? ठीक, यस सर। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो बोलो, हम क्वेश्चन करा दें कुछ, उसके बाद अगला टॉपिक करें। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है ये। संस्कार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भाई। यस सर, आ रहा है। आना चाहिए अच्छे से, कोई डाउट हो तो बोलना, बोलोगे नहीं तो बड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है, आसान है लेकिन इतना नहीं है। समझ में आएगा तो आसान लगेगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल लगेगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है पहले समझते हैं। ये कहता है स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट इसका लिख देते हैं फिर हम बताते हैं क्या कहता है, क्यों कहता है ऐसा। ये कहता है इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स, ये प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, स्टेट्स दैट
it is impossible, it is impossible, क्या है, क्या इम्पॉसिबल की बात कर रहा है, कहता है कि it is impossible to specify, to specify, to specify at any given moment, at any given moment, किसी भी समय पे, किसी भी एक समय पे, इंस्टेंट पे, इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई क्या, बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम, बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम। एक मिनट, it is impossible to specify, it is impossible to specify at any given moment both the position and momentum, momentum is actually velocity, momentum का मतलब क्या है, किससे, velocity से, momentum का मतलब किससे, velocity से, of an electron, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, ये कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है भाई, कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी एक इंस्टेंट पे, मोमेंट पे, उसका दोनों चीज बताना मुश्किल है, क्या, पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम। वेलोसिटी या मोमेंटम बात एक ही है, मास तो पता ही हमें, मास तो हमें पता ही है, तो वेलोसिटी उसका पता है तो मोमेंटम पता है, तो ये दोनों चीजें पोजीशन और मोमेंटम एक समय पे, एक इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन का बताना इम्पॉसिबल है, ये कहता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्यों ऐसा कहता है, जरा समझिएगा, क्यों ऐसा कहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही छोटा है, पहली बात तो, और हम अभी तक ये समझ चुके हैं कि वो वेव की जैसा माना जाता है, वो वेव है। तो अगर हम उसका पोजीशन निकालने लगेंगे, अगर हम उसकी पोजीशन बताने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि इतना छोटा है कि हम लोग किसी एक चीज पे ही उसके फोकस करेंगे। अगर वेलोसिटी निकालने के चक्कर में रहोगे तो उसकी पोजीशन बदल जाएगी, अगर पोजीशन निकालने के चक्कर में रहोगे तो मोमेंटम बदल जाएगा, एक समय पे दोनों चीज नहीं निकाल पाओगे आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी भी एक इंस्टेंट पे आप उसकी दोनों चीजें चाहो निकाल लो, पोजीशन और वेलोसिटी, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। निकल सकता है दोनों, लेकिन एक इंस्टेंट पे नहीं, किसी एक मोमेंट पे नहीं निकल पाएगा, ये बोला हाइजेनबर्ग ने। बात समझ में आई? क्या बोला इनने, क्या बोला इनने, बात समझ में आई, नहीं आई समझ में? आ गई सर। बाकी लोग को, बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में बताइए भाई। अभी तक हमने ये आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर भी है। आप अभी तक, आपकी जानकारी यहां तक नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, अब आपकी जानकारी ये है, अब आप अपडेट हो गई है आपकी जानकारी, क्या हो गया है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो इलेक्ट्रॉन की जो साइज है, वो जो साइज है बहुत ही छोटा, आपको इतना तो पता ही है, बहुत ही छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसकी दोनों चीजें एक समय पे निकालना इट इज इम्पॉसिबल, ये कैलकुलेशन इम्पॉसिबल है, यही बोला इनने। सबको समझ में आया प्रदीप? ओके। यस सर। तो मैथमेटिकली ये क्या लिखा जा सकता है, मैथमेटिकली ये जो चीज बोली गई ये लिखी जा सकती है ऐसे, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज डेल्टा एक्स, वो क्या है, पोजीशन में चेंज है, डेल्टा एक्स, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, change in momentum, change in velocity, change in position into change in momentum will be always greater than or equals to
h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई, ये कैलकुलेशन देके इनने बताया, किनने, हाइजेनबर्ग ने, इनने ये इक्वेशन दी, इनने बोली कि भैया ये इक्वेशन आएगी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, या अधिक से अधिक ये हो सकता है, ये बराबर हो सकता है h अपॉन 4 पाई, कम से कम ये क्या हो सकता है, ये बराबर हो सकता है h अपॉन 4 पाई के, नहीं तो उससे बड़ा ही होगा। where delta x is uncertainty in position, delta x is where delta x is uncertainty in position of particle, uncertainty सर्टेन नहीं है ना कहाँ पे एग्जिस्ट, कभी कहाँ पे है वो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अरे क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, and delta h is what, it is uncertainty in momentum of the particle, is uncertainty, ये दिया होगा आपको, in momentum of particle, this is uncertainty in momentum, ठीक है। अब हमको पता है, we know that we know that we know that h is equals to m into v, तो डेल्टा h, तो डेल्टा h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास, तो मास में तो चेंज होगा नहीं कुछ, मास में तो चेंज नहीं होगा, एक्चुअली ये कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा m इंटू वी, मास तो कांस्टेंट रहेगा तो ये बाहर आ जाएगा, m इंटू डेल्टा वी, ओके ओके, m इंटू डेल्टा वी, इज इट ओके। तो इसको डेल्टा p की जगह पे m इंटू डेल्टा वी रख दो, पुट डेल्टा h is equals to m into delta v in above equation, तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, क्या है, डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v, m into delta v is greater than or equals to h upon 4 pi, ठीक ठीक। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मास कांस्टेंट है तो इधर ला सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई m, ठीक है। बोलो भाई, ये इक्वेशन ऐसे भी बन सकती है, कोई दिक्कत, बताइए। नो सर। अभिनव, कोई दिक्कत इसमें, बताओ भाई, अभिनव, सोमनाथ, कोई दिक्कत इसमें, कुछ नहीं किया हमने, बस फॉर्मूला में थोड़ा सा हेर फेर किया, इधर उधर किया हमने, फॉर्मूला को थोड़ा सा बदल दिया है, ओके। प्रदीप, प्रियंका, Yes, sir. ध्रुव प्रकाश, समझ में आया, आदित्य, मोनू, Yes, sir. तो
तो ये हम लोग ऐसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाती है सबसे कठिन चीज थोड़ी सी, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। फिजिक्स में अच्छे से आपको समझ में आ सकता है, लेकिन एक्चुअली जो क्वांटम नंबर है वो इसी से निकल के आया है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा इसको समझाने की। थोड़ा सा कंसंट्रेट आप अच्छे से करना। क्या है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, नेक्स्ट जो टॉपिक है। अब क्योंकि हमको पता चल गया कि ये वेव है, तो स्क्रॉडिंगर नाम का एक बंदा था, उसने एक वेव इक्वेशन दी थी 3 डायमेंशन में। मतलब पूरे एक्स वाई और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में पार्टिकल किधर भी मूव कर सकता है वेव के मोशन के, वेव की जैसा। तो इसको एक वे स्क्रॉडिंगर नाम का बंदा था, साइंटिस्ट था, इसने इन्होंने क्या किया था, एक वेव की इक्वेशन बताई थी। वो वेव की इक्वेशन ही आपको बस समझना है, ठीक है, और उसके बाद उसके डिटेल में नहीं जाना है। तो क्या है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, क्या है अपना स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रॉ स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, इसके डिटेल में नहीं जाना है। आप लोग जब इंजीनियरिंग में आगे जाएंगे तो वहां पे आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा क्या ज्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे। फिजिक्स में भी थोड़ी सी चर्चा हो सकती है इसके बारे में, लेकिन अभी 11th-12th लेवल पे आपको ज्यादा इसके बारे में नहीं समझना है। बस आपको ये समझना है कि ये जो वेव की इक्वेशन जो दी थी इनने, वो कौन सी इक्वेशन थी, और उसके बाद जो अगर उस वेव के इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, उसके जो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज आती हैं, वही एक्चुअली क्वांटम नंबर्स कहलाती हैं। That values, after solving that equation, the values which comes, that are known as quantum numbers। ये बात बोलता है स्क्रॉडिंगर। एक वेव की इक्वेशन देते हैं, जरा देखते हैं क्या है। ठीक है, इस किस बेसिस पे, ड्यूअल नेचर की बेसिस पे अपना 3 डायमेंशनल वेव की क्या की, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसकी इक्वेशन दी। क्या बताता है ये वेव का इक्वेशन, ये बताता है प्रोबेबिलिटी 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किधर कितनी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, उसका अंदाजा मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन को मिलने की एक 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो देखते हैं पॉइंट्स इसके, जरा हम नोट देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं इनके। आप इसको पढ़ लीजिए बस पॉइंट्स को। तो पढ़िए जरा पॉइंट्स इनके, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, तीनों पॉइंट पढ़िए। पहला पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट बेसिक इंफॉर्मेशन है। स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन इज गिवन बाय एरविन स्क्रॉडिंगर इन 1926। 1924 में डी ब्रॉगली ने किया, उसके बाद 26 में इसने अपना दे दिया इन्होंने, बेस्ड ऑन द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली। ठीक है, इन इट इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड एज अ 3 डायमेंशनल वेव। इसके अंदर क्या बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन है एक वेव है, 3 डायमेंशनल वेव है। किसके अंदर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन एक 3 डायमेंशनल वेव है। अब पता है आपको कि इलेक्ट्रॉन जब चार्ज पार्टिकल है घूमेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आपको पता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। ये बोला किसने, 3 डायमेंशनल स्पेस में स्क्रॉडिंगर ने ये बात बताई। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, अराउंड द न्यूक्लियस कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाली जा सकती है स्क्रॉडिंगर के वेव इक्वेशन से।
क्या है वेव इक्वेशन देखते हैं हम लोग। वो इक्वेशन है, आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हो क्या फिजिक्स में? बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लिए डिफरेंशिएशन, यस सर। Yes, sir. पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ लिए? सर पता नहीं सर, लेकिन सर डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ लिया सर। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एक को कांस्टेंट मानेंगे वेरिएबल, दो वेरिएबल रहेंगे, एक को हम लोग एक बार कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे को वेरिएबल मानेंगे, और दूसरी बार एक को जिसको हमने कांस्टेंट माना है उसको वेरिएबल मान लेंगे, और जिसको वेरिएबल माना तो उसको कांस्टेंट मान लेंगे। चलो हम बताते हैं क्या है कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है डेल, उसको डेल से डिनोट करते हैं। आप लोग ने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, उसको डी से डिनोट कर रहे होंगे, यस और नो? dy upon dx. हाँ, डी बाई डी एक्स या डी बाई डी टी या कुछ भी, जिस जो भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करोगे आप, मान लो y इज इक्वल्स टू एक फंक्शन दिया है x में, ठीक है, तो इसका dy बाई डी एक्स करोगे, इस y को जो फंक्शन है x में उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, यही पढ़ा है आपने? Yes, sir. ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, हम लोग उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डेल कहते हैं उसको, डेल का मतलब पार्शियल। एक मिनट रुकिए जरा, हम बताते हैं क्या है। तो इसको हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम मैं जो बता रहा हूं उसमें क्या है, डेल y बाई डेल एक्स, डेल इसको डेल कहते हैं, डेल पार्शियल, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल मतलब आधा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम डेल कहते हैं। ये आगे आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है, तो उसके लिए परेशान ना हो, सिंपल है, डिफरेंशिएशन आता है तो पार्शियल सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो, तो एक्चुअली वेव की इक्वेशन जो है वो हम बता देते हैं पहले, वो क्या है, डेल स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर शाई, डेल स्क्वायर शाई, शाई एक फंक्शन है, शाई एक फंक्शन है जो कि उस इलेक्ट्रॉन के लिए शाई स्क्रोडिंगर का कांस्टेंट है, ठीक है, अपॉन वाई जैसा एक, वाई को मतलब साई मानना है, इस वाई को शाई मानना है एक तरीके से, ये समझो, ठीक है। तो डेल टू वाई, डेल टू शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू शाई डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू शाई डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस प्लस 8 पाई 8 पाई स्क्वायर एम, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू शाई इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। This is the equation, this is the Schrodinger wave equation, this is the Schrodinger wave equation। ये स्क्रोडिंगर की वेव इक्वेशन 3 डायमेंशन में है, एक्स वाई जेड एक्सिस आप लोगों को दिख रहा है, एक्स वाई और जेड तीनों यूज किया गया है। उसके बाद एक कांस्टेंट आया है जो कि क्या है, 8 पाई, एक वेव इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आता है, इसको आपको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कांस्टेंट आता है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ई माइनस वी, साई इज द फंक्शन हियर, ओके, साई। अब आप लोग ने ये पढ़ा है डी वाई बाई डी एक्स, ये पढ़ा है आपने। अगर मैं ये कहूँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, इसका बेसिकली 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितनी बार डिफरेंशिएशन? 2 बार किया गया है। 2 बार। एक बार जब होता है तो डी वाई बाई डी एक्स, और जब 2 बार करोगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मान लो एक फंक्शन है वाई, पढ़ा है सर। पढ़ा है तो यस सर। भाई सबको पता है, तो ये सबको पता है ये, बोलो भाई
सब कोई जानता है? ही नहीं रहा केवल Yes, यही। sir. चलो तब अच्छी बात है, जब जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, d2y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब 2 बार। चलिए ये हटा देते हैं। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इस इक्वेशन से अब अभी आपको क्या समझना है, ये इक्वेशन है, आपको याद नहीं रखना है। ये इक्वेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, कहीं नहीं पूछेगा, कुछ नहीं आएगा इस इक्वेशन से। ये मैं बोलता हूँ ना 11th में, ना तो 12th में, ना तो कहीं कंपटीशन में कुछ नहीं पूछेगा इस इक्वेशन के बारे में, कुछ नहीं। बस आपको समझना ये है कि ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन से प्रोबेबिलिटी निकलती है, क्या संभावना मिलती है हमको, प्रोबेबिलिटी निकलती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में किधर पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है। जिधर पे भी उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उसी को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं, उसी को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। एक्चुअली ये वेव है। अब वेव है तो उसे ऑर्बिट मतलब न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है ये, तो किसी एक समय पे वो किसी एक तरफ होगा, किसी एक तरफ होगा। अब उस तरफ उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी एक समय पे पाए जाने की, उसका वैल्यू यहां से निकलता है। तो वो क्वांटम नंबर्स के फॉर्म में निकलता है, क्वांटम नंबर्स के फॉर्म में निकलता है। यहाँ पे ई जो है ये टोटल एनर्जी, वी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है या पोटेंशियल है, साई जो है वो एक्चुअली एम्पलीट्यूड है उस वेव का। साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक, अब होता क्या है कि जो इसका सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन है, जब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग तो हमको क्वांटम नंबर्स निकल के आते हैं। ये कुछ सेट ऑफ नंबर्स देता है हमको, कुछ सेट ऑफ नंबर्स देता है जिसको हम लोग क्वांटम नंबर्स कहते हैं। अलग अलग क्वांटम नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे, एन, एल, एम, ये सारे क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली क्वांटम नंबर एक एड्रेस जैसा है। जैसे किसी बच्चे का, अगर आप लोग में बच्चा कोई जो जितने भी हैं, किसी एक बच्चे का एड्रेस बताना हो, मान लो कि कोई फॉरेनर आया है, कोई बाहर से आया है, उसको हमको आपका पूरा एड्रेस बताना है कि उसको कोई दिक्कत ना हो आपके घर पहुंचने में, तो मैं क्या क्या बताऊंगा उसको, मैं क्या क्या बताऊंगा बताइए जरा, मैं क्या क्या बताऊंगा उसके बारे में। पहली चीज मैं बताऊंगा उसके बारे में, आपके बारे एड्रेस के बारे में, कि आपका मकान नंबर क्या है, यस और नो। आपका मकान नंबर क्या Yes, है, sir. घर का नंबर क्या है। उसके बाद बताऊंगा उस एरिया कौन सा एरिया है। उसके बाद बताऊंगा उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, मतलब पिन कोड, जो एरिया पुलिस स्टेशन या जो पोस्ट ऑफिस होता है वो बताऊंगा। उसके बाद उसका क्या बताऊंगा, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद उसका स्टेट, स्टेट के बाद उसकी कंट्री। ये पूरा एड्रेस चीज बताने के लिए होगी, यस और नो। दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग फॉर एनी पर्सन। किसी भी आदमी के लिए, किसी बंदे के लिए पूरा इंफॉर्मेशन बताने के लिए ये चीज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, यस और नो। Sir. Yes, sir. वैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट में या एक जो एटम न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसके लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन हमको देने पड़ते हैं। वही इंफॉर्मेशन जो है वो क्वांटम नंबर्स हैं। दीज इंफॉर्मेशन आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। अलग अलग नंबर्स हैं, इन नंबर को प्रोवाइड करेंगे हम। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है, एन, एल, एम और एस। ये 4 इंफॉर्मेशन में आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली है कहाँ पे। एन, एल, एम और एस, ये जो 4 नंबर हैं इनको कहते हैं क्वांटम नंबर, जो बेसिकली इसके सॉल्यूशन है, इसी के सॉल्यूशन है, इसी से निकल के आते हैं, इसके ही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये नंबर जो होंगे एग्जैक्टली ये एड्रेस बताएंगे किसी इलेक्ट्रॉन का। इनकी चारों की हेल्प से हम लोग एड्रेस बताएंगे, किसी प्रोबेबिलिटी बताएंगे वो किधर पे पाया जा रहा है। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसको हम लोग कल करेंगे, क्वांटम नंबर्स करेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिस